हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने घना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है पॉलिटी अभिसंधान का एक सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉप 150 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। और जिसका ये जो है हमारा जो क्या है पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग कुल 30 क्वेश्चन 30 एमसीक्यू डील करेंगे। ये जो 30 एमसीक्यू जो है व्यापम के जो आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उस सभी के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चल पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है पार्लियामेंट सुधार, ठीक है ना। पूछा गया किसके बारे में पूछा गया है? पार्लियामेंट सुधार के बारे में। तो बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट सुधार जो है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है पार्लियामेंट सुधार जो कब आया था 1909 में आया था। इस पार्लियामेंट सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये क्या चीज के लिए आया था, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है ना। जो 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन में शामिल मंत्रियों में से कौन नहीं है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन में शामिल मंत्रियों में से कौन नहीं। चलो थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। 1946 में क्या होगा? कैबिनेट मिशन कहाँ आएगा? भारत आएगा, ठीक है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ आएगा? भारत आएगा। और इस जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, 3 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जिन्हें पहले सदस्य होते हैं पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य होते हैं अलेक्जेंडर, तीसरे सदस्य होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। ये क्या है? 3 सदस्य क्या था? समिति था जो कहाँ आया था? मिशन समिति था जो कहाँ आया था? भारत आया था। तो इसमें कौन सा नहीं है? लॉर्ड एमरी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे, ठीक है ना। संविधान सभा में संविधान सभा के देशी रियासतों में कितने सदस्य थे, ठीक है ना। एक कैबिनेट जो मिशन आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये उनके द्वारा क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ था कि क्या किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, ठीक है ना। 389 सदस्य थे। बाद में जो है क्या हुआ कि बाद में ये क्या हो गया कि इसका जो सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 299 हो गया, ठीक है ना। इसके कारण एक मिशन एक वो होता है 3 जून 1948 को माउंट बेटन योजना आता है। माउंट बेटन योजना के बाद क्या होता है? माउंट बेटन योजना के तहत ये जो है ना, पहले कितने सदस्य थे? 389 सदस्य से एक घट के कितने हो जाते हैं? 299 सदस्य हो जाते हैं। इस 299 सदस्य में से 70 सदस्य कहाँ के होते हैं? देशी रियासतों के होते हैं। 70 सदस्य कहाँ के होते हैं? देशी रियासतों के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा में देशी रियासतों पूरी कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य में से कौन नहीं था, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। और टोटल ये जो समिति था, समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें से गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह, साथ ही साथ के मुंशी थे, ठीक है ना। ये भीमराव अम्बेडकर भी थे। इनमें कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं थे? प्रारूप समिति में क्या नहीं थे? शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक केस होता है 1973, ठीक है ना। केस होगा 1973 में केस होगा केशवानंद भारती केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा कि क्या किया जा सकता है? प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है, ठीक। तो 5वें का आंसर क्या हो जाता? केशवानंद भारती केस, जो कब होगा?
1973 में होगा विश्वनाथ भारती केस। इसमें बोला जाता है कि क्या किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगला देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो क्या पूछा है, अनुसूची पूछा है। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, कुल 12 अनुसूची है। ठीक है ना, और 12 अनुसूची में पहला अनुसूची क्या बोलता है कि क्या किया जा सकता है, नए राज्य का निर्माण और नए राज्यों का नाम परिवर्तन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, संशोधन कहां करना पड़ेगा, हमारा जो अनुसूची 1 है उसी में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है, कौन सा पद लाभ का पद है, उसको कौन डिसाइड करता है, कौन क्या करता है, तय करता है। ठीक है ना, तो कौन तय करता है, संसद तय करता है कि कौन सा पद क्या है, लाभ का पद है। ठीक, तो सातवें का आंसर हो जाता डी, सातवें का आंसर क्या है, डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संशोधन में से किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों। ठीक है ना, तो कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होगा 2002 में। ठीक, 86वां संविधान संशोधन होगा 2002 में। और इसमें क्या है, एक अनुच्छेद, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद ऐड किया जाएगा 21 का 1। ठीक है ना, 21 का 1 क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि इसमें बताया गया कि क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, चलो साथ ही साथ पहले फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, 10 था, और एक मौलिक कर्तव्य जुड़ेगा इसी संविधान संशोधन के तहत, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब कुल कितने मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें भी क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा जो माता पिता का क्या है, ड्यूटी होगा, माता पिता का क्या होगा, ड्यूटी होगा कि वो क्या करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है ना, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो एक होता है उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के क्या है, एक और होता है संयुक्त न्यायालय। ठीक, संयुक्त उच्च न्यायालय। दो राज्य या फिर जो इंडियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या है, किसी एक ही जो उच्च न्यायालय है वो दोनों के अधिकार को क्या कर सकता है, देख सकता है। उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, उसका जो आधिकारिक क्षेत्र है कौन सा है, वो कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अब देखते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पे। ठीक है ना, नेशनल एनजीटी, ये पूछ रहा है किसके बारे में, एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, अब एनजीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एनजीटी का स्थापना होता है 18 जनवरी 2010। 18 जनवरी 2010 को क्या होता है, एनजीटी की स्थापना होता है। और ये एनजीटी है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। एनजीटी की मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। ठीक है ना, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बोला जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, साथ साथ कैग हो गया, ठीक, साथ साथ पीएम हो गया, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन। ठीक है ना, किसके क्या पूछा जा रहा है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन। ठीक है ना, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। ठीक है ना, मोरारजी देसाई ये कब से कब तक सर्व करेंगे, 1977 से 1979 तक। ठीक है, 1977 से 1979 तक क्या रहा है, ये
प्रधानमंत्री रहे। और इनके बारे में एक और बात बोला जाता है कि जो मोरारजी देसाई है, इनका जन्म क्या है, इनका जो जन्म है लीप ईयर में हुआ, ठीक है ना, लीप ईयर के 29 फरवरी, ठीक है, लीप ईयर के 29 फरवरी को हुआ, ऐसा बोला गया, ठीक है। बोला जाता है कि क्या है, इनका जो जन्म है, मोरारजी देसाई का जो जन्म है कब हुआ है, बोला जाता है 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1896 में क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ। तो कब, लीप ईयर, एक ही प्रधानमंत्री जिनका जन्म कब हुआ, 29 फरवरी। तो इसका मतलब जो है इनका जो बर्थडे है हर 4 साल में आता है, ठीक, हर 4 साल में आता है, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक सर्व किया, 1970 से 1979 तक, ठीक है ना। जन्म कब होगा, 1896 में जन्म होगा, ठीक है ना। कब, 29 फरवरी 1896 में लीप ईयर में इनका जन्म हुआ। चलो अगला देखते हैं, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे बाद में प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत किया गया था, ठीक है ना। कि बोला जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलो बोला जा रहा है किसके बारे में पूछा जा रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था अगर पूछे तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। साथ ही साथ ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको स्वीकृति प्रदान किया गया था। और ये कुछ जो इसमें जो प्रावधान है उसको कहां पे इंक्लूड किया गया, प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया। अगर प्रस्तुत कब किया गया पूछे तो प्रस्तुत किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ, फिर संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिला इसको, 22 जनवरी 1947 को। इसी में जो प्रावधान लिखा हुआ था उसको किसमें इंक्लूड किया गया, प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है, जिसे 1976 के आपातकाल के समय लाया गया था, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि 1976 में आने वाला जो लघु संविधान संशोधन है, जिसको और एक नाम जाना जाता है लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था। तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, 42वें नंबर का संविधान संशोधन है, जो कब आता है 1976, ठीक है ना, 1976 में। 44वां नंबर का संविधान संशोधन जो है 1978 में आता है, ठीक है। चलो तो पूछा गया है कि लघु संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन को बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन बोला जाता है, या फिर लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है, महाभियोग से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या बोलता है कि किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग के बारे में बताता है। और आप बाकी जो ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 7 क्या है, जो राष्ट्रपति का शपथ है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है, कौन अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 54 क्या है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 52 क्या है, अनुच्छेद 52 बोलता है कि राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। ये क्या होना है, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कौन सा, अनुच्छेद 52। अगर अनुच्छेद 52 बोले तो राष्ट्रपति के पद के बारे में, अनुच्छेद 54 बोले तो निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 61 बोले तो महाभियोग के बारे में, और अनुच्छेद 60 बोले तो क्या चीज के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी दंडादेश से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी दंडादेश आदेश की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बोलता है कि किसी व्यक्ति को एक किए गए जुर्म के बारे में, एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, उसको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दोहरी दंडादेश का मतलब है कि कोई एक क्या किए हो, अपराध किए, उस अपराध का सिर्फ एक बार ही सजा दिया जाए। तो कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 20, ठीक। अनुच्छेद 21 क्या अनुच्छेद 21 क्या, सॉरी अनुच्छेद 19 किसके बारे में बताता है, वाक स्वातंत्र के बारे में, ठीक है ना। बोलने का अधिकार, वाक स्वातंत्र के बारे में बताता है कौन, वाक स्वातंत्र के बारे में अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, क्या चीज के बारे में बताता है, जीने का अधिकार देता है। क्या चीज देता है ये, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार।
अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी के बारे में बताता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी, ये कौन बताता है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 वाक स्वातंत्र। अनुच्छेद 20 दोहरी दंडादेश, किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 21 क्या है, जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 का विशेष परिस्थिति में गिरफ्तारी का अधिकार। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं कि संविधान के कौन सा अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। ठीक है ना, हमारा जो संविधान है, संविधान में क्या है, 22 भाषाओं का प्रावधान, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। वो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 क्या बोलता है, किसके बारे में बताता है, भाषाओं के बारे में। ये अनुसूची 8 जो है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। अनुसूची 9, अनुसूची क्या बताता है, नो डिफेक्शन लॉ। क्या बताता है, नो डिफेक्शन लॉ के बारे में। नो डिफेक्शन लॉ, ठीक है। नो डिफेक्शन लॉ या फिर इसी को बोलते हैं भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून के बारे में बताता है कौन, अनुसूची 9। अनुसूची 10, अनुसूची 10 जो है इसके बारे में बताता है दल बदल कानून के बारे में। अनुसूची 10 जो है दल बदल कानून के बारे में बताता है, कौन सा, दल बदल कानून के बारे में, अनुसूची 10। और अनुसूची 11, अनुसूची 11 जो है ग्राम पंचायत, ठीक है ना, पंचायत के बारे में बताता है। ठीक है, अनुसूची 11 जो है पंचायत के बारे में। और ये वही अनुसूची 12 बोले, अनुसूची 12 क्या है, नगर निकाय के बारे में बताता है, नगर निकाय। ठीक, अगर अनुसूची 8 पूछे, अनुसूची 8 जो है भाषा के बारे में बताता है। संविधान में 22 भाषा इंक्लूड है। अनुसूची 10 जो है नोटिफिकेशन लगा है, भूमि सुधार कानून के बारे में बताता है। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून है। ठीक है ना। अब अनुसूची 11 में क्या है, पंचायत के बारे में है। अनुसूची 12 क्या है, नगर निकाय के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस प्रावधान के लिए लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक का संविधान में प्रावधान नहीं। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऐसे कौन कौन सा जो विधेयक है, ऐसे कौन कौन सा जो प्रावधान है जिसके लिए राज्यसभा और लोकसभा का क्या नहीं है, एक साथ क्या नहीं बैठक बिठाया जा सकता, संयुक्त बैठक नहीं बिठाया जा सकता। ठीक, थोड़ा सा संयुक्त बैठक के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त बैठक जो है संविधान के अनुच्छेद 108, संविधान के जो अनुच्छेद 108 है, इसमें क्या चीज का प्रावधान है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठक का क्या प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में। और दोनों का जो लोकसभा और राज्यसभा का जो बैठक, संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। बुलाएगा कौन, अगर बुलाएगा कौन, बुलाने को बोले तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। अब ये संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा स्पीकर। ठीक है ना, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर क्या करेगा, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब ये भी पता होना चाहिए हमें कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है। ठीक है ना, संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है कि कोई बिल आया, ठीक है ना, कोई बिल आया है और इस बिल के लिए कोई बिल आया, कोई विधेयक आया है, बिल आया है, इस बिल पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों असहमत है। ठीक है ना, दोनों क्या है, इस बिल से असहमत है, तो क्या बुलाया जाता है, बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ कोई बिल है, बिल क्या है, 6 माह तक बिल है, कोई 6 माह तक किसी भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में 6 माह तक अटका हुआ है, उस केस में भी क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति। और ये जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कौन सा विधेयक है जिसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है ना, संविधान संशोधन और धन विधेयक दोनों के लिए क्या नहीं बुलाया जा सकता, नहीं बुलाया जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक तो संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई अगर बुलाया है उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। साथ साथ धन विधेयक से संबंधित कोई बुलाया है उसके लिए भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। चलो अगला देखते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है ना, बोला जा रहा है कि मंत्रिपरिषद का होना, मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद का होना क्या है, अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है। और इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, मुखिया होगा, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 का 1। अनुच्छेद 74 का 1 बोलता है कि क्या है कि एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक, कौन होगा? प्रधानमंत्री। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। अब जो मंत्री होंगे, ठीक, जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद के जो जितने भी मंत्री होंगे, वे मंत्री क्या होंगे? सामूहिक रूप से, मंत्री जो होंगे क्या होंगे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा के प्रति क्या होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और ये मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के क्या होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर सामूहिक रूप से बोले, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से बोले तो किसके प्रति होंगे उत्तरदायी? राष्ट्रपति के लिए क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है? संविधान सभा। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे, मंत्री क्या होंगे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। हम अनुच्छेद 75 में भी, अनुच्छेद 75 में 75(1), 75(2) और 75(3) पर, ठीक है ना। 75(1), 75(2) और 75(3). 75(1) में क्या है कि क्या होगा? एक प्राइम मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। कौन बोलता है? 75(1), ठीक है ना। 75(1) बोलता है कि क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर का जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। और 75(2) बोलता है कि क्या है? जो मंत्रिपरिषद अभी बताना है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है ना। और 75 का 3 बोलता है कि क्या बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। ये तीनों याद रखिएगा कि 75(1) क्या बोलता है कि एक प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 75(2) बोलता है कि मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के जो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो 75 का 3 क्या बोलता है? 75 का 3 बोलता है कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। ये अगर अनुच्छेद 76 बोले तो अनुच्छेद 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। इसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक। अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? अभी ऊपर देखिए ना। ठीक है ना। अभी ऊपर देखिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 108। ठीक है ना। अनुच्छेद 108 के तहत क्या है? राष्ट्रपति को पावर है कि वो क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना। और संयुक्त बैठक किन किन कारणों से होता है? सारी चीजें ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोला है कि खेल का विषय संविधान के कौन से 23वें नंबर का क्वेश्चन है। खेल का विषय संविधान के कौन से सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि खेल का विषय संविधान के कौन से अनुसूची के अंतर्गत आता है? ठीक है। अनुसूची के सूची देख लेते हैं। सूची अनुसूची 7 में क्या है? सूची के बारे में बताया गया। ठीक है। अनुसूची 7 में है क्या है? सूची के बारे में बताया गया। अनुसूची 7 में सूची के बारे में 3 सूची के बारे में बताया गया। एक तो है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है ना।
अब जो विषय इन तीनों में इंक्लूड नहीं है, अगर जो विषय इन तीनों में इंक्लूड नहीं है, उसके लिए एक और अनुसूची बनाया गया है, अवशिष्ट अनुसूची, अवशिष्ट सूची, सॉरी। ठीक, तो पूछा गया कि खेल का विषय क्या बोला गया, खेल का विषय जो है संविधान के कौन से सूची के अंतर्गत आता है, तो खेल का विषय कौन से सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, खेल का विषय जो है किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें। ये बोला जा रहा है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग ठीक हर 5वें साल बाद, 5 साल बाद क्या होता है, 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत क्या है, वित्त आयोग का गठन होता है। और वित्त आयोग के जो गठन है, वित्त आयोग के जो सदस्य है, सदस्य का जो नियुक्ति कौन करता है, सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, चलो इतना चीजें याद रखिएगा। तो पहला तो सही हो गया, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का। दूसरा है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति का, ये तो गलत है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के सहायक, जैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के जैसे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है ना, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। अभी जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। दूसरा गलत हो गया तो आंसर क्या हो जाता है, आंसर एक जो क्या है, पहला जो कथन का है सही। दूसरा 25वां देखते हैं, कथन पर विचार करें। दो कथन भी है, दोनों कथन के बारे में देखते हैं। बोला कि विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीट होना आवश्यक है। ठीक है, कुछ सीट है जो टोटल लोकसभा का सीटें हैं, लोकसभा सीटों का 10% सीट होना आवश्यक है। 10 जो लोकसभा सीटों का 10% सीट पर जीत हासिल करना आवश्यक है। तो ये पहला कथन तो क्या है, सही हो गया। दूसरा कथन ये है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। हाँ ठीक है, वो भी क्या है, सही। और जो अतारांकित प्रश्न है ना, अतारांकित प्रश्न के ऊपर स्टार लगाया जाता है। ठीक है ना, स्टार का चिन्ह लगाया जाता है तारांकित प्रश्न के ऊपर। इतनी चीजें याद रखिएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। तो आंसर सी आंसर सही हो जाता है कि क्या है, दोनों कथन सही। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है। ठीक है ना, ये क्या है, आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ठीक है ना, कि हमारे संविधान में कितने आपातकाल का जिक्र हुआ है, 3 आपातकाल का। ठीक है ना, संविधान में 3 आपातकाल, एक तो 352 के तहत, एक तो 356 के तहत और एक है 360 के तहत। ठीक है ना, 352 में जो आपातकाल लगता है इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 के तहत लगता है, इसको बोला जाता है संवैधानिक तंत्र का विफलता, संवैधानिक तंत्र का विफलता। ठीक है ना, संवैधानिक तंत्र का विफलता या फिर संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। और अनुच्छेद 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। और आपातकाल लगाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आपातकाल लगाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो क्या है, पहला संवैधानिक तंत्र में होना कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 356। ठीक है, 356 के तहत क्या लगाया जाता है, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है देशीकरण से, ऑप्शन सी लिखा है वंशानुक्रमण से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त से। ठीक है, तो हमें नागरिकता जो है
जन्म से, अगर जन्म से भारत के हैं तो क्या है, नागरिकता से नागरिकता मिल सकता है भारत का। देशीकरण से, साथ ही साथ वंशानुक्रमण से, ठीक है ना। तो इस तीनों से क्या मिल सकता है, हमें नागरिकता मिल सकती है, ठीक है ना। और हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान, ठीक। चलो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, ठीक है ना। भाग के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमारे जो संविधान है, संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में हमारे कुल 22 भाग, ठीक है। संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। 22 भाग का जो पहला भाग है, भाग एक क्या बताता है, भाग एक बताता है संघ राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या लिखा है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक। भाग एक में क्या लिखा है, संघ राज्य क्षेत्र। और भाग दो क्या बताता है, भाग दो बताता है नागरिकता के बारे में। भाग दो किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में। अगर अनुच्छेद पूछे तो भाग एक में संघ राज्य क्षेत्र है, और ये क्या, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। नागरिकता के बारे में पूछे तो ये क्या है, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या है, नागरिकता के बारे में। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या है, संवैधानिक अधिकारों के बारे में क्या है, भाग 3 में। तो ये कौन से अनुच्छेद तक, 12 से अनुच्छेद 35 तक क्या चीज का प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स का। इसके बाद आते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है हमारा डीपीएसपी, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक है, 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक क्या है, डीपीएसपी है। और भाग 4 का क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर संवैधानिक कर्तव्य के बारे में। ये कौन से अनुच्छेद में है, 51 कब, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में है, 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में है, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में है, 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4 में क्या है, भाग 4 के क्रम में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, मौलिक कर्तव्य के बारे में 51 का, अनुच्छेद 51 का। और फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, 11 पर मैं बता चुका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो कौन है मूल कर्तव्य, कौन से प्रावधान, कौन से भाग का प्रावधान है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाग 4 का काम क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी क्या है, कौन है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी, मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए हमारा जो आज का जो सीरीज है उसका अंतिम क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, ठीक है ना। कौन से संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन होगा। इसमें क्या किया जाएगा, कलकत्ता से हमारा जो राजधानी है, कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा कलकत्ता से दिल्ली। अगर 161वां संविधान संशोधन पूछे तो जो वोटिंग एज था, ठीक है ना, वोटिंग एज को 21 से क्या कर दिया गया, 18 कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 61 के तहत। संविधान संशोधन 91 में क्या है, जो मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे, लोकसभा सीटों का 15% होगा। ये कौन बोलता है, संविधान संशोधन 91 में एक प्रावधान जोड़ा गया कि क्या है, कि जो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होंगे, अधिकतम सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, लोकसभा सीटों का 15%, ठीक है ना। ये हो गया हमारा संविधान का टॉप 30 क्वेश्चन, हमारा जो 150 क्वेश्चन का जो सीरीज चलेगा, जिसका ये क्या है, पहला पार्ट है। अगर आपको जो लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।